नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर देवउठनी 11 इसी दिन चुनाव तय किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से राजस्थान में। लेकिन आज जिस बड़ी संख्या में शादियां तय है और जितनी बड़ी संख्या में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उसको देखते हुए तारीख पर पुनर्विचार किया गया था और 25 तारीख का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। आज 23 तारीख को यानी देवउठनी 11 को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा और अब जो चुनाव प्रचार है वो उस तरह की रैलियां, रोड शो देखने को नहीं मिलेंगे। अब जनता के घर घर दरवाजे तक जाने का सिलसिला अगले 48 घंटे, बल्कि कहना चाहिए 24 घंटे, क्योंकि उसके बाद तो 24 घंटे से ज्यादा 36 घंटे, क्योंकि अगले दिन तो चुनाव तय है। सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग जब शुरू हो जाएगी उसके बाद तय होगा कि राजस्थान में किसकी सत्ता इस बार आने वाली है। दोनों तरफ से लगातार जो आज भावनात्मक प्रयास किए गए लोगों को अपने पास, अपने साथ जोड़ने के, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और नया हथियार कि वो राजस्थानी है। आज 3 बार के मुख्यमंत्री को बताना पड़ा कि वो राजस्थानी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात वालों ने राजस्थान में आकर कहा कि सत्ता तो राजस्थान वाले ही संभालेंगे, इसलिए अशोक गहलोत जी इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। ये बयान अमित शाह का था। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जितनी ताकत लगाई गई और जिस तरह के बयान इस चुनाव में रहे, किस तरह से ये कैंपेन पूरा चला, कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, क्या इस चुनाव में नारे गढ़े गए और क्या ये चुनाव जनता के मुद्दों पर केंद्रित रहा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। गोविंद छिपा, प्रवक्ता बीजेपी के, भीमराज जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से, सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। न्यूज़ 24 पर हर दिन जो हमारी कोशिश रहती है, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को याद दिलाया कि वो राजस्थान के हैं और राजस्थान के लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो उनके सामने राजस्थान के बाहर का कौन है, एक सवाल तो ये। तो सबसे पहले गोविंद छिपा जी, ये हमला तो बीजेपी पर है और जो गुजरात है, ये भी उन्होंने कहा, उदाहरण भी दिया, उन्होंने याद भी दिलाई कि जब मैं गुजरात गया था, जिस स्थिति में वो गुजरात गए थे प्रभारी बन के, यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री भी थे, कुछ उस तरह की ही स्थिति में, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये कहना पड़ रहा है राजस्थान की जनता को। तो ऐसी क्या परिस्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं और क्या वजह है कि आपने राजस्थान में, राजस्थान के बाहर वालों को इतना झोंक रखा है? मैडम, ये गहलोत साहब बाहरी किसको कह रहे हैं? मतलब ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको सोनिया गांधी जो इटली से यहाँ आई है वो तो अपनी लगती हैं, और जो मुझे तो नहीं पता किसके लिए कहा है, पर आपकी बातों से जो ध्वनि आ रही है वो अमित भाई के लिए कहा होगा। तो एक गुजरात का व्यक्ति यहाँ आके और अगर अपनी कोई बात कह रहा है तो वो इनको लग रहा है बाहर का। तो ये मतलब अच्छा, इस तरह की बात की क्यों जा रही है? भाई, हम सब भारतीय हैं। भारत का आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से जीत सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। आज जो ये बाहरी शब्द इनको गढ़ना पड़ा, लाना पड़ा, ये स्पष्ट है कि इनकी खिसियाहट है। ये मान चुके हैं कि ये अब राजस्थान इनके हाथ से निकल चुका है और साफ साफ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण और स्पष्ट बहुमत के सरकार के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ये इसके इनके माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है अभी हमारे, उनके बयान से ये झलक आता है। राजीव तिवारी जी, गोविंद छिपा जी ने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाया है, बाकी लोग अपने अपने हिसाब से इसके मायने लगाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, इतने लंबे समय का आपका अनुभव, आज मुख्यमंत्री का ये बयान भावनात्मक अपील है, आक्रमण है बीजेपी पर, या और भी बहुत कुछ? नहीं, वो बताना चाहते हैं कि राजस्थान, क्योंकि
कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो चेहरा घोषित नहीं किया और लगातार बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं इस बार, वो उसमें राजस्थान के लोगों की बहुत कमी रही। वसुंधरा राजे को आपने मौका ही नहीं दिया ज्यादा जगह प्रचार करने का। वो भी वहीं प्रचार कर रही हैं जहां उनके समर्थक माने जाने वाले लोग खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं। बाकी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा, तो ये जितने भी इनके लोग आए वो सब बाहर के। तो वो कहीं ना कहीं गहलोत साहब के मन में ये बात रही होगी कि मैं एक बार ये एक भावनात्मक जो है टच भी आखिरी मौके पर दे दूं, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, कि एक राजस्थानी को हराने के लिए इतने सारे अन्य राज्यों के नेता जो हैं, अब प्रधानमंत्री तो पूरे देश का पद है तो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी नेता जो हैं वो ज्यादातर बाहर से आके और हमारे खिलाफ मेरे अकेले से ये इनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि जहां वो मुद्दा ही पूरा ये मोदी वर्सेस गहलोत हो गया था, तो ये उस एक भावनात्मक जो एक तरीके से होता है कि लोगों को बताने के लिए कि देखिए स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी के पास राजस्थान के बाहर के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। भीमराज जी, कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की संख्या राजस्थान के बाहर काफी कम है, आ नहीं पाए या लाना नहीं चाहे, क्या कारण मानते हैं आप? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 25 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर वोट देने अवश्य जाएं। मैडम, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैडम, हमारे को जो जरूरत थी, जिनको हमारे संगठन ने, हमारे सीनियर मैनेजमेंट ने जिनको बुलाना था उनको हमने बुला लिया। कोई कमी नहीं है, हमारी टीमें मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे नेता मजबूत है, हमारी सरकार की योजनाएं मजबूत है और हमारी विचारधारा मजबूत है। हम उसी के बलबूते पे हमने चुनाव लड़ा है और 25 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। 3 तारीख को आप रिजल्ट देखिए इसी चैनल पे। आई थिंक आपको बधाई देने वालों का, हमारे जैसे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का संदेश आपको मिलेगा। तो आप अग्रिम बधाई स्वीकार कर ले, 25 तारीख की क्या जरूरत है? आप इतने बिल्कुल बिल्कुल आत्मविश्वास है आपको, तो आपको बिल्कुल विश्वास है मैडम। जी जी जी। बिल्कुल लेकिन मुद्दा ये है कि आपने कहा कि आपको जितनी जहां जरूरत हुई उतने नेताओं को आपने बुला लिया। अब वो हमारे मैनेजमेंट, राजस्थान में भी जो बड़े नेता हैं उनकी भी जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरी कमान अपने हाथ में रखी और पूरा चुनाव अपने हिसाब से आगे बढ़ाया। नहीं, गहलोत साहब अकेले नहीं है उसके अंदर, गहलोत साहब अकेले नहीं है जी। डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज डिस्टर्ब। ये अपना प्लीज ऑडियो ऑन कर लीजिए गोविंद जी। जी बोलिए मीना जी। ऐसा है कि जो अकेले गहलोत साहब ने, हमारा सीनियर एआईसीसी का मैनेजमेंट, राजस्थान का सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी और हमारे प्रभारी, इन सब मिलके जिनको प्लानिंग हुई, जहां जिसको जाना वो जहां किसी भी नेता को भेजना है उन सबको भेजा गया। और ग्राउंड लेवल पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, बाहर से भी हमने लोगों को जो हमारे एआईसीसी ने भेजा वो लोग सबने मिलके बूथ लेवल तक हमने जिनको भेजना था उनको सब जगह भेजा और हमने चुनाव लड़े। और चाहे हमने उसको सोशल मीडिया से कंपेनिंग की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और फोन कॉल से भी किसी से बात करनी पड़ी तो वो भी की है। सारी चीजें होती हैं जो एक प्रचार के लिए काम में ली जाती है, वो सब चीजें काम में लिए और हमने चुनाव लड़े। जी सनी सेबेस्टियन जी, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं इस पूरे चुनाव प्रचार की, कैंपेन जिस तरह से आगे बढ़ी, अब इस कैंपेन में लास्ट में आखिर में आकर आज आखिरी दिन भी जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के साथ एक पूरी टीम जो कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने ये बताया कि वो कितनी बड़ी संख्या में लोगों से जुड़े। अमित शाह ने भी बताया कि वो इतनी ही बड़ी संख्या में लोगों से जुड़े, दोनों के जुड़ने का तरीका अलग अलग था। एक डिजिटल जुड़े, एक अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के जरिए जुड़े, ऐसा ऐलान किया गया दोनों तरफ से। मुद्दा ये है कि अब
एक तो ये चुनाव प्रचार जिस तरह से आगे बढ़ा, और एक अब जो राजस्थानी वर्सेस बाहरी का जो आज कार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेला है, या इससे ये कहना चाहिए राजनीति की भाषा या मीडिया की भाषा में ये कार्ड है, या फिर भावनात्मक जनता को साथ लेने के लिए अपील है, या विपक्ष की तरफ से दबाव है, या जो भी है, लेकिन ये जनता तक कितना किस रूप में पहुंचेगा सनी सेबेस्टियन जी? आवाज नहीं आ रही इनकी। सनी जी आप अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हेलो, हाँ, या लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स, ये वाला जो है मुद्दा, इश्यू काफी इमोशनल है। और इस बार बीजेपी कैंपेन में ऑब्वियसली सबको मतलब ये क्लियर था, ज्यादातर आउटसाइड मैनेजमेंट भी आउटसाइड था, लीडरशिप भी आउटसाइड था, पूरा टीम बाहर से आए हुए था। ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ही टीम था। लोकल लोगों को लेकिन कम रिप्रेजेंटेशन मिला, उनका लीडरशिप को ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया। जैसे एक्सपेक्टेड फेसेस से वसुंधरा राजे जी का और इस तरह का चेहरा भी बहुत ही लिमिटेड ही रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी। अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट है विदाउट लोकल लीडरशिप से काम हो जाएगा, वो तो ठीक है, दैट इज अप टू देम। उनका विजडम पे है, बुद्धि पे है, लेकिन ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक पॉइंट आउट करने में अशोक जी ने पॉइंट आउट किया, वो स्ट्रेटेजिकली उनके लिए ठीक है, वाजिब भी है ना। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा इस मौके पे, स्टार्टिंग है हमारा डिबेट का, ये बताना चाहूंगा बहुत ही पीसफुल रहा है कैंपेन, विदाउट एनी वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था, वर्बल वो जो ड्यूअल्स हुआ, लेकिन अदरवाइज फिजिकल कन्फ्रंटेशंस और वायलेंस नहीं हुआ। तो इसके लिए दोनों पार्टियों की, बाकी स्मॉलर पार्टीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि इस चुनाव में किसी भी तरह से, राजस्थान वैसे भी जाना जाता है इस बात के लिए, राजस्थान के लोग जो हैं हर बार मैच्योरिटी दिखाते हैं, और इस बात के लिए राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से बधाई देनी चाहिए, और उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने इस कैंपेन में इस तरह का माहौल बनाए रखने में अपना पेशेंस रखा और अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उन तमाम लीडर्स को भी जिनकी लीडरशिप में इन कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को आगे बढ़ाया। कैंपेन पीसफुली आगे बढ़ा, लेकिन कैंपेन में जो मुद्दे हैं, कैंपेन में जिस तरह की शब्दावली है, और कैंपेन के आखिर में आकर मुद्दों को, एक बात जो बार बार इस पूरे पिछले 3 महीने और खास करके पिछले 1-1.5 महीने से जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग लोगों से जो बात हो रही थी, कि दरअसल हर चुनाव में एक ऐसा ही बात, एक ऐसा मुद्दा जरूर होता है जो उस चुनाव को आगे बढ़ाता है। इस चुनाव में जगदीश शर्मा जी ये आखिर तक पहुंच नहीं पाया। मतलब चुनाव आयोग को बीजेपी ने शिकायत अशोक गहलोत के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ जो की, वो एकदम आखिर में आकर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की गारंटीज पर रोक लगाई, वो भी एकदम आखिर में आकर, आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये भावनात्मक अपील है, वो भी एकदम आखिर में आकर, क्योंकि शायद उन्हें भी लगा होगा कि शुरू में अगर इस बात को रख दिया जाता तो इसका जो भी काउंटर बीजेपी की तरफ से निकाला जाता या निकाला जाएगा, उसका किस तरह का क्या असर होगा, वो एक चिंता थी। क्या मानते हैं जगदीश शर्मा जी आप? मीना जी, मैं दो बातें इसमें से इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ। पहला तो ये कि अशोक जी को अब शायद अपनी हार का डर लगने लग गया है, और ऐसा लगने लगा है उनको, तो उन्होंने एक नया भावनात्मक इशू खड़ा किया है कि मैं राजस्थान का ही हूँ और मैं ये कर रहा था। आपको ध्यान होगा पिछली दफे जब गुजरात में चुनाव हुए थे, दो टर्म, तब खुद अशोक जी गुजरात में जाकर और वहां कैंपेन कर रहे थे, तब ये बाहरी नहीं दिख रहे थे अपने आप को। राजस्थान में अगर कोई आदमी आकर करता है, जैसे बीजेपी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है और वो हमेशा खुद ही कहते हैं कि हम जो है हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं, चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं,
हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसी जो बात है, उसमें मुख्यमंत्री जी ये बात कहकर और पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि उनको कहीं कमजोरी नजर आ रही है और वो कमजोरी के चक्कर में ही भावनात्मक इमोशनल बात कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को होना चाहिए था, बाहर के लोग आकर यहाँ कर रहे हैं। घबरा गए या तो घबरा कर कह रहे हैं कि बाहर वाले आकर लड़ रहे हैं हमसे, हमको तो यहीं राजस्थान के लोगों से लड़ना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के हों चाहे चुनाव लड़ने वाले चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, एकाध लोगों को छोड़कर बाकी ज्यादातर चुनाव इतना टाइट है इस बार कि ज्यादातर लोग अपने ही इलेक्शन एरिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फंसे रहे। इसलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भी, राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सारे हैं। आपने ये नहीं सुना होगा कि जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डोटासरा जी, ये कहीं जालोर में जाकर या बाड़मेर में जाकर चुनाव कैंपेन करके आए हो किसी भाषण में, क्योंकि वो तो खुद ही फंसे हुए हैं, जीतेंगे हारेंगे ये संघर्ष लड़ रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मैं एक नाम इसलिए लिया कि वो स्टेट प्रेसिडेंट है और उनको भी इतनी फुर्सत या इतनी राहत नहीं मिल रही थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो दूसरे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर और कैंपेन कर सके। हो सकता है जिले में उन्होंने अपने जिले में या पास में कहीं कोई किया हो, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा दृश्य दिखाई नहीं दिया जिसमें कि वो हड़ौती अंचल में कहीं गए हो या ढूंढाड़ में कहीं गए हो दूसरी जगह पर, ये स्थिति नहीं देखने को मिली। और जब उनकी हालत, जब उन्होंने ये देखा अशोक जी ने कि हमारे तो स्टेट प्रेसिडेंट तक भी नहीं जा पा रहे, और जो बाहर से भी आए इनके यहाँ पर राहुल जी और खड़गे साहब, प्रियंका जी और ये सब आए, ये लोग बस केवल कैंपेन कर रहे थे। तो ये कैंपेन, ये क्या स्टेट के है क्या, सब राजस्थान के हैं जो अगर कैंपेन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्टेट के ही लोगों को होना चाहिए, तो ये कहाँ के हैं सब। देखिए खड़गे जी बेचारे कर्नाटक से चल के यहाँ आए चुनाव के लिए, राहुल जी और प्रियंका जी तो दिल्ली में है। तो ऐसी बात करने का मतलब जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि शायद वो कहीं कमजोरी महसूस कर रहे हैं और कमजोरी में ही अब लास्ट मिनट जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें एक इमोशनल स्पीच ही हो सकती है। ये सारी तो मुझे ऐसी युद्ध में जो है वो हर हथियार का अपना महत्व होता है, और जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जब हम कहते हैं, सुनते हैं, और जिस तरह से इस रीति नीति पर बातें, युद्ध आगे बढ़े हैं, तो इस चुनाव में आखिर में जाते हुए ही सही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिटारे से, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, एक और ये नया जो हथियार निकाला है, कपिल राजगुरु जी, ये हथियार कितनी मदद करेगा कांग्रेस पार्टी की? सबको बहुत नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैम आप बता रहे हैं और प्रदीप सर बता रहे थे, चुनाव है उसमें बाहरी और अंदर वाला वैसे कोई सीन है नहीं, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे या वसुंधरा जी रहे या अब तक का जो रिकॉर्ड रहा मोस्टली राजस्थान के ही रहे हैं, इवन सारे ही राजस्थान के रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है कि राजस्थान में जो बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया वो अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी कर दिया। तो जब बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का वोट है, ये नरेंद्र मोदी का नाम है, ये नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझेगा हर विधानसभा में नरेंद्र मोदी है, तो फिर नरेंद्र मोदी तो राजस्थान के बिलोंग नहीं करते। तो अशोक जी ने उसी चीज को आगे बढ़ाया कि भाई मैं तो राजस्थान का हूं, नरेंद्र मोदी तो राजस्थान के है नहीं और चुनाव के बाद भी राजस्थान नहीं आएंगे, वो तो इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश की गई और लास्ट मोमेंट में समझाने की कोशिश इसलिए की ताकि वो लोगों को ये बता सके और बीजेपी के पास में इसका काउंटर ना हो। तो ये मेन वजह रही होगी अशोक जी का कहने का। और वैसे भी आपको पता ही है अशोक जी जादूगर हैं, कब क्या अपने पिटारे से निकालेंगे कोई नहीं कह सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अशोक जी ने लास्ट मोमेंट के लिए रखी थी और शायद उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। ये तो हो गया पहली चीज। दूसरा चीज है अशोक जी और मोदी जी अब दोनों कितना भी माथापच्ची कर लें राजस्थान नए विकल्प की तरफ जा रहा है, नए संकल्प की तरफ जा रहा है, नई राजनीति की तरफ जा रहा है। तो यकीन मानिएगा इन दोनों के लिए जो पिटारे में जो भी है वो पिटारे में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। देखिए कपिल राजगुरु जी,
सपने देखने का अधिकार तो सबको है, आपको भी है, हमको भी है, लेकिन सपने धरातल पर रहते हुए देखें, खुली आंख देखें, बंद आंख देखें, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये हमें सामने जो दिख रहा है, और हमें सामने जो दिख रहा है वो ये है कि राजस्थान में क्लियर टाइट फाइट है इस वक्त, और उस टाइट फाइट के बीच में जनता किस तरह की मैच्योरिटी दिखाती है, जनता अपने पैसे का, अपने समय का कैसे सदुपयोग करती है, किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत किस रूप में देती है। जिस तरह की तमाम ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रही हैं कि क्लियर मेजॉरिटी इस बार जनता देने के मूड में नजर आ रही है। अब मुद्दा ये है, गोविंद छेपा जी, कपिल राजगुरु जी ने जो कहा वो ये कि वो ये चाहते होंगे अशोक गहलोत जी कि बीजेपी को समय नहीं मिले। सनी सेबेस्टियन जी ने कहा कि वो एक वैलिड पॉइंट है, एक भावनात्मक उनका अपील है जो उन्हें करना चाहिए। राजीव तिवारी जी ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने चेहरा प्रधानमंत्री का है, तो उनकी इस बात में दम आ जाता है। चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहरी लोगों की ज्यादा है। तो ऐसे में गोविंद छेपा जी, चाहे वो 1 करोड़ लोगों की जो उनका जो गारंटी है उसमें पहुंचने की बात को कहें, सामने लेकर आए, या फिर इस बात को रखें, बीजेपी को इस बात को समझना ही चाहिए कि जनता जो है वो सब देख रही है, सुन रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी इस बात को रख रहे हैं, तो बीजेपी को समझना चाहिए कि उनकी जनता के बीच में जो जिस तरह की रीच है, जिस तरह के वो जादूगर हैं, तो निश्चित रूप से ये हथियार उनके पक्ष में जाएगा। ऑडियो ऑन करिए गोविंद जी प्लीज। मीना जी, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई, देखिए बाहर का क्या है, हर एक व्यक्ति अपने अपने नेताओं को बुलाता है। अभी जो जगदीश जी कह रहे थे, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ कि अपने अपने स्टार प्रचारकों को और हर एक राजनीतिक पार्टी को उपयोग में लाने का हक है। हमें लगता है कि आदरणीय आदित्यनाथ जी, योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, वो इससे वोट मिल सकता है, तो वो आते हैं। उनको लगता है खड़गे जी के नाम पे वोट मिलता है, तो वो आते हैं, राहुल जी आते हैं। इसलिए बाहर का, अब अशोक गहलोत साहब ने ये क्यों उसको बयान दे दिया है, से मुझे तो इसमें कोई कोई तत्व ही नजर नहीं आता। अब अभी मैं अपनी स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि भाई बाहर से तो, अब मैं जो कह रहा था सोनिया गांधी जी फिर क्या मतलब यहाँ की हैं या बाहर की हैं, जब उनको मतलब यहाँ के देश का व्यक्ति 200-500 किलोमीटर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो तो बाहर का लग रहा है, और जो 3000-4000 किलोमीटर से वो यहाँ की है, तो ये मुद्दे नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये इन मुद्दों में कोई दम नहीं। अभी कपिल जी की मैं बात सुन रहा था, आम आदमी के प्रवक्ता, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से कहो या बड़े भोलेपन से, और ये बड़ा कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे थे। मैंने देखा स्क्रीन पे, मैं बोल कौन रहे, तो नीचे लिखा देखा, और ये कह रहे हैं कि तीसरे विकल्प को चुना की। भैया ये तो है, आपको बोलना भी चाहिए, ये तो बोलना भी चाहिए इनको कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है। गोविंद जी, मेरे पास सवाल ही ऐसा आया कि अशोक जी ने ऐसा क्यों कहा, तो जब मेरे पास सवाल ही वो आया तो मेरा जवाब भी वही होना चाहिए था। मैं बीजेपी की तरह आउट ऑफ कोर्स के क्वेश्चन उठाता नहीं हूँ एक्चुअली। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, हमको चलो उसकी बात भी कर लेंगे। वो मैं जो मेरा शेर तो सुन लो भाई, आप यार, आप आए हो बड़े दूर से, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के गाली पे ख्याल अच्छा है। ये कह रहे हैं कि तीसरे विकल्प को चुने, ये तो कोई नहीं कह रहा है। निश्चित रूप से ये फाइट है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, और इसमें भी ये सभी मान चुके हैं। इवन राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है, वो कह हैं कि राजस्थान में हमारी हालत कमजोर है। और अशोक गहलोत साहब का आज का ये बयान जो इनकी बाहरी है, ये है अंदर का, ये खिसियाट ये निश्चित रूप से कह रही है कि उनकी कमजोरी है। आज बड़े से बड़ा नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरकर रह गया, चाहे गोविंद डोटासरा जी हो, चाहे ठीक है शांति धारीवाल जी हो, तो ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, वो अलग बात है।
लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाने की ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिर के रह गए हैं। में भारतीय जी जनता पार्टी सरकार बनेगी, ये ठीक सभी है मानते हैं, गोविंद सभी मान रहे हैं, गोविंद कांग्रेस के हमारे मित्र भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो मानती है नहीं मानते, नहीं कंप्लीटली, मानते, भी मान जाएंगे चिंता मत 3 करो तारीख आप, को। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चिंता है मत करो, ठीक है विधायक है आपकी। गोविंद जी आपके हिसाब से आप सोनिया गांधी का यहाँ जिक्र करके उनको याद दिला रहे, लेकिन राजीव तिवारी जी एक बात तो हुई ये बाहरी के नाम पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर हमला करने की या दूसरे स्टार प्रचारकों पर, क्या इस देश के इतिहास में इससे पहले, वैसे तो नई जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी जिसको वोट देना है उसको इस बात से कोई वाकई में मतलब नहीं हो और अशोक जी के जादू की छड़ी इसमें काम कर जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज क्या इससे पहले इस देश में जो प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उसमें केंद्र के नेता या राजस्थान में क्या इससे पहले केंद्र के प्रधानमंत्री और बाहरी लोगों के द्वारा स्टार प्रचारकों के रूप में काम नहीं किया गया है? नहीं, काम किया गया है। हर चुनाव में जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वो हर राज्यों में जाकर जहां जहां चुनाव होते हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। लेकिन जो गहलोत जी ने कही है उसमें एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, यहाँ चुनाव वोट मोदी को देना है आपको या कमल के फूल को देना है, तो उससे एक ये लगता है कि मोदी जी यहाँ आके सरकार चलाएंगे क्या। तो उन्होंने जो ये एक और भावनात्मक बात आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, एक और बात मुख्यमंत्री ने जो एक वीडियो रिलीज किया उसमें भी कहा आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट से अगर कोई नाराजगी है तो आप उसको भुलाकर ये ध्यान रखना कि आप मुझे वोट दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्तित्व का चुनाव है दरअसल ने कि कांग्रेस पार्टी का? नहीं, मुख्य अशोक गहलोत जी के अस्तित्व का इसलिए है कि ये संभवतः उनका आखिरी चुनाव है एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, एज ए लीडर ऑफ कांग्रेस, मतलब राजस्थान के, तो उनका संभवतः ये आखिरी चुनाव है। उसके बाद वो 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 साल के बाद कांग्रेस ने खुद ये नियम अब उदयपुर में बनाया था कि हम वरिष्ठ जो 75 साल से बड़े लोग हो जाएंगे, यूं तो बीजेपी ने भी बनाया है, लेकिन इस चुनाव में वो लागू नहीं है। लागू होता है, हाँ, बात लागू ये नहीं है इस चुनाव में। वो अभी सब लड़ रहे हैं चुनाव, 80 साल के भी लड़ रहे हैं, 85 साल के भी लड़ रहे हैं। एक और बात भी है राजीव तिवारी जी कि मुख्यमंत्री ने आज फिर इस बात पर भी जोर दिया है कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, वो जरूर बनेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका ये आखिरी संभवतः एज चीफ मिनिस्टर पद के लिए चुनाव जो वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी जीते और मैं वापस से एक बार चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनूं, ये उनकी अभिलाषा है, उनकी एक सपना है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए, और दूसरी चीज जो बीजेपी ने 2 दिन से भावनात्मक विज्ञापन का एक जो अटैक किया है कांग्रेस पे, उसको भी काउंटर करने के लिए आज ये मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है, अशोक गहलोत जी ने, कि बाहरी और राजस्थानी का जो चुनाव है ये, तो उसको भी एक तरीके से उन्होंने काउंटर, क्योंकि वो भावनात्मक जो विज्ञापन का ये जो एक पूरी सीरीज बीजेपी ने शुरू करी है, कल भी सारे अखबारों के फ्रंट पेज थे, आज भी है, तो उसको भी काउंटर एक तरीके से करते दिखते हैं वो, इससे कि भावनात्मक लोगों को ऐसे जोड़ें कि भाई आप दिल्ली के प्रधानमंत्री को यहाँ पर जिताएंगे। जी 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 भीमराज जी आप कुछ बोल रहे थे। मैडम मैं बोलूं कुछ? एक हाँ बोलिए भीमराज जी को पहले सुनते फिर गोविंद जी। नहीं, गोविंद जी को सुनो, गोविंद जी को सुनो। बोलिए गोविंद जी, बड़ा दिल दिखा रहे हैं। देखिए हमारे अच्छे मित्र हैं। अच्छा, देखिए अभी मैं राजीव जी की बात में थोड़ा सा मैं सहमत होते हुए इसमें अपनी बात कहना चाहता हूँ कि भावनात्मक विज्ञापनों की बात कर रहे हैं। देखिए वो जो पेपर कटिंग का जो उसमें आ रहा हमने जो दिया है, उसमें कोई हमने वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अखबार तो नहीं, वो पुराने जो 5 साल में इनके जो काली करतूतें रही हैं, चाहे वो रीट की पेपर की हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई मुद्दे हों,
तो वो हमने क्लब करके एक जगह जनता के सामने कांग्रेस का सही चेहरा दिखाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये पेपर कोई भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाशित थोड़ी किया आदरणीय राजीव जी। ये तो जो हुआ है उसको हमने एक जगह लाया है। हमारा कर्तव्य है कि जनता के सामने कांग्रेस की काला चेहरा हम दिखाएं, वो हमने दिखाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता को बुरा लगता है, आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? नहीं, चलो ठीक है। ठीक है। अब कपिल जी इस विवाद में हमें नहीं उलझना है। हम भीमराज जी की बात को पहले सुनते हैं। जी बोलिए। मैं गहलोत साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। आज शेरो शायरी कर रहे हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो ऐसा गहलोत तो वो शख्सियत है। सभी से कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तिवारी साहब ने और गोविंद जी ने कहा मीना जी के अखबार की कटिंग है, तो मैं एक काउंटर सवाल ये करना चाहूंगा। आप दिए, अच्छा किया, जनता को बताना चाहिए, अखबार में आई चीजें आपने बताई है। पर सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, क्या जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी वो अखबार में नहीं आई थी क्या? क्या मणिपुर की चीजें अखबार में नहीं आई था क्या? एक बात बताइए, चिन्मयानंद का पे अखबार में नहीं आई थी क्या? क्या दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे रहे 13 महीने, जिनके अजय टैनी के बेटे ने जीपों से कुचला, वो अखबार में नहीं आई थी क्या? क्या कुलदीप सेंगर की अखबार में नहीं आई था? कि आज चुनाव आप राम रहीम को पैरोल दे रहे हो, अखबार में नहीं आई था? वो भी दे देते ना सर। वो तो जब आप घोषणा पत्र में मोदी जी का नाम ले रहे हो, सेंटर की जिक्र कर रहे हो, तो आप वो सेंटर के काली करते थे, उनका जिक्र कर देते सर। फिर आप एक चीज और बताइए मुझे, कैसे राफेल घोटाला आपने किया, 500 का 1600 करोड़ में खरीदी, पेपर में देना चाहिए। पेपर में वो भी आया था मुद्दा, पेपर में ये भी आया था। मैडम आपको सबसे बड़ी, मैं बहुत आपको भयानक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो अपने लिए खतरे की चीज है। और आने वाले चाहे अब आज ऐसा समय पता नहीं किसका कब समाचार आ जाए, बट ये मेरी कई हुए शब्द आपको याद रखना। तिवारी साहब और सनी सर सीनियर है। मैडम इन्होंने क्या किया है, बड़ा कर्मकांड किया है भाजपा ने, और बड़ा घोटाला किया है, जो अपने लिए बड़ा खतरे की घंटी है, जिसको रक्षा विभाग ने भी खतरा माना है। बीएसएनएल के पास सब कुछ सेटल है आज के दिन में, बड़ी प्रॉपर्टी कह दो या स्ट्रक्चर कह दो, इंफ्रास्ट्रक्चर कह दो। क्या जरूरत थी जेटीए चाइनीज कंपनी उसको इनका काम देने की, 5G का काम से चाइनीज कंपनी को दिया है। मैं डॉक्यूमेंटली बात करूं, आप उठा के देख लीजिए। मैं खुद एक टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर हूं मीना जी। वोडाफोन आइडिया का काम वो चाइनीज कंपनी जेटी को दिया। क्यों दिया गया है, किसके इशारे पे दे रहे हैं? दूसरी चीज, सबसे इससे खतरनाक चीज और बताऊं, जो कंपनी पूरी दुनिया के अंदर जासूसी के लिए बदनाम हो, कौन सी? हुआवे। और हुआवे के मालिक की बेटी की मीना जी जमानत होती है अमेरिका में, और जमानत की शर्त होती है पासपोर्ट जब्त किया जाता है, और उसके पैर में रेडियो कॉलर डाला जाता है कि आप जहां भी जाओगी हम आप पे नजर रखेंगे। उस कंपनी को एयरटेल का काम दिया गया। क्या देश के लिए खतरा नहीं है? आज हर आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है, हर डाटा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आप कहाँ ले जा रहे हो देश को? वो तो आप पेपर में नहीं छापे। आपने पेपर में ये नहीं छापा, बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस आपने क्यों दिया? जिस चाइना से देश को खतरा है, आप बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया? क्या आप पेपर में ये भी छापोगे कि 3 काले कानून किसानों को कौन बताएगा? शरद मराठे बताएगा? मैडम जी आप तो एक पत्रकार, आप दुनियादारी देखती हो। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसानों को खेती करना समझाएगा? आप उसका भी जिक्र करते। आप ये नहीं बताइए संजय मरीवाला कौन था? नीति आयोग की जो मीटिंग थी, जो 11 सदस्य आपने टास्क फोर्स बनाई, आपने एक ही किसान नेता को, किसान संगठन को, कृषि विशेषज्ञ को, और कोई किसान को आपने उसमें लिया? ये पेपर में आपने छापा क्या? किसके इशारे पे लेके आए थे? मैडम तब आपने, शशिकांत थे जो नीति आयोग थे, उसने पता है क्या बयान दिया? बोलो अभी भी मौका है, देश में कोरोना चल रहा है। शरद मराठे कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। आप वो तो पेपर में छापते, पर नहीं छापेंगे मैडम। इनको क्या है, क्या उनको मैं कहना चाहता हूँ, गोविंद जी आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आप छापिए, पर ये खुद के गिरेबान में झांकिए। कैसे नहीं, महिलाओं को नकद दौड़ा जा रहा है, आप ये पेपर में छापिए। क्या मैडम मीना जी आप एक महिला है, मेरी बहन जैसी है आप, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्किस बानो गर्भवती थी, उसके बाद रेप हुआ, उसके परिवारों को मारा गया, उसकी बेटी को दीवार में पटक के मारा गया, और जब 15 अगस्त के दिन, जिस 15 अगस्त को हमारे शहीदों ने कुर्बानियां देकर आजाद कराया, और आप उसकी जासूसी कर रहे थे उस टाइम, और आप उसका रेपिस्टों का रिहाई करा के और उनका स्वागत कर रहे थे, वो भी पेपर में छापना चाहिए। आप किस ओर ले जा रहे हो देश को? हम जानते हैं आपका काला सच, वो भी छापनी। आपने जब हमारे भगत सिंह राजगुरु फांसी पर लटक रहे, आप मुखबिरी कर रहे थे, वो भी पेपर में छापिए।
पर मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आजादी की दूसरी लड़ाई का दौर है, इनको कुछ नहीं है। आप पेपर में छापना था, आप छापिए ना। कम शिक्षा के लिए ये करेंगे, आपको एग्रीकल्चर के लिए आपको ये करेंगे, आपको मेडिकल के लिए करेंगे, आप लोन आजादी के लिए की करेंगे। दूसरी लड़ाई का ये दौर बिल्कुल भीमराव जी बिल्कुल कह कह रहे रहा हूँ मैडम, हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ। और जब आजादी एक की मैं दूसरी बता रहा हूँ, लड़ाई है। मेरी पूरी सुनिए आप। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब एक बात बताइए, सारी संस्थाओं को बेचा जा रहे हो। आप रोजगार की बात करते हैं मैडम, पीयूसी है जिनको आप बेच रहे हो, 5.5 लाख सीटें खाली है। आप इनका जिक्र करते हैं ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है। बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख पद खाली, आप उसका जिक्र करते हैं ना, आप क्यों नहीं भर रहे उनको? आपने अग्निवीर लाके आर्मी की भर्ती को खत्म किया, 75,000 भर्तियां होती थी, उसमें से आप 45,000 कर रहे हो। कोरोना काल में 2 साल भर्तियां नहीं हुई, लोग युवा सर पटक के मर गए, बोले हमारे को 2 साल का एक्सटेंशन दे दो ताकि हमारी भर्ती हो जाए, हम भर्ती नहीं हुए। फिर आप मेरे एक बात बताइए, उसमें से 45 में आप 25% भर्ती करोगे आर्मी में, अब बताओ वो कहाँ गई? रेलवे के अंदर 3.5 लाख पद खाली है, एसएससी के अंदर 15,000 भर्तियां हर साल होती थी, उनको आपने 5,000 कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताइए, फिर आप वो चीजें भी तो छापनी चाहिए क्या? उन बेरोजगार से आप ठगा नहीं। आपने किस किस के लाइन लोन राइट ऑफ किए? आपने केदारनाथ का मामला उठा, सोने के उसको भी पेपर में छापना चाहिए। जो अर्नेस्ट मनी बैंक, एक सेकंड रिजर्व मैडम कंक्लूड कर दूं, रिजर्व मनी जो बैंक के रिजर्व बैंक में रखी जाए, आपने उसको भी निकाल दिया, जो आपातकाल में भी लोगों ने नहीं निकाली थी, आप उसको भी निकाल लिया। ये भी पेपर में छापना चाहिए था। एक डायलॉग चल रहा है अभी का, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, बिक गया हवाई अड्डा। ये देख के खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा, मुझे तो ये लग रहा है। जी सनी सेबेस्टियन जी, निबंध ये इनका बहुत अच्छा था। भीमराव जी जैसे, मैं गोविंद जी आपके पास आऊंगी, गोविंद जी आपके पास आऊंगी। भीमराव जी जैसे पढ़े लिखे, तार्किक, डाटा के साथ प्रवक्ताओं को थोड़ा तैयार कांग्रेस पार्टी ने किया होता, तो आज जो अभी स्थिति है उससे निश्चित रूप से बेहतर होते। ना सिर्फ राज्य पर, एक सेकंड मुझे अपॉइंट किया गया, मैं स्टेट प्रवक्ता बनाया गया मुझे, और मैं शायद आपको न्यूज़ मिल, तभी तो आप हमारे साथ हैं, तभी तो आप हमारे साथ हैं। मैं दूसरी बात बोल रही हूँ सनी सेबेस्टियन जी, बात ये है कि आज की तारीख में ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, या ये विचारों की लड़ाई है, या इसे और भी कई तरह के नाम दिए जा रहे हैं इस लड़ाई को, लेकिन एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ एक वो विचारधारा है। एक तरफ गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ वो मीडिया भी है जो कहीं ना कहीं दूसरे विचारों का समर्थन कर रहा है। और ये स्वाभाविक भी है, समाज में सब अपनी अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है और जिसका जिसके साथ जाने का मन करे वो जाने के लिए भी अपना विकल्प चुन सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसकी वजह से 2 बार मुख्य प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी बिल्कुल उसी उनका भी करिश्माई व्यक्तित्व है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने अपने आप को प्रदेश तक सीमित रखा और नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का सपना देखा और उसे पूरा किया। लेकिन आज देश की राजनीति में केंद्र बिंदु बने हुए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी कहीं ना कहीं उनको बार बार कमजोर करने का काम भी कर चुकी है पिछले लंबे समय में, इस वक्त भी आज भी ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का ये जो हमला है, ये जो हथियार है, प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व को और प्रधानमंत्री की राष्ट्रवादी छवि को और प्रधानमंत्री के जो आज वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जितनी एक बहुत बड़ी विचारधारा जो उनके समर्थन में है, कहीं ये मुख्यमंत्री की जो अपील है, कहीं 1% या कुछ संभावनाएं या आशंकाएं, ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर लोगों ने सोचना शुरू किया और दूसरी तरह से काम किया तो? नहीं, एक तो ब्रॉडर पॉइंट ये है सेंट्रलाइजेशन का। स्टेट्स एक जो है, एक जो फेडरल कंट्री है इंडिया, और यूनिटरी बना रहा है, और एक जगह से पूरा कंट्री का कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का कंट्रोल तो ठीक है क्योंकि उनका ही पार्टी है, लेकिन कंट्री का कंट्रोल जो करने का है ना, इसमें कई प्रॉब्लम्स आगे जाके आएगा। लोगों में बहुत सारे इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा है। मैं थोड़ा
साउथ इंडियन पॉलिटिक्स मेरे को मालूम है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा साउथ इंडिया में काफी इनसिक्योरिटी फीलिंग है इस तरह का सेंट्रलाइजेशन में। बाकी स्टेट्स में भी ये फीलिंग है, सेंटर से सारे कंट्रोल हो रहा है। वैसे तो जीएसटी वगैरह से ये स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें बड़ा इनसिक्योरिटी है। स्टेट्स का इंडिपेंडेंस पे जो है एक बड़ा चैलेंज है। एक तो ये है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर, पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम इलेक्शंस के लिए डिवोट नहीं करता था। वो टोकन प्रेजेंस होता था, 2-3 बार स्टेट आके बड़ा जो रैली या जो है पब्लिक मीटिंग एड्रेस करके डिविजन्स में, हर एक डिवीजन में, हर डिवीजन में भी नहीं आता था, 2-3 जगह पे आके चले जाते थे। ये तो पूरा कैंप करके, ठीक है, कोई उनका मर्जी है और पार्टी का पॉलिसी है, पार्टी तो वही है ना, इसलिए कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे है ना, लोगों में इनसिक्योरिटी का फीलिंग पैदा करते हैं। और अशोक जी सही कह रहे हैं, ये लोकल वर्सेस आउटसाइडर्स है। जैसे हरियाणा में जो चीफ मिनिस्टर डिसाइड हुआ है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर तो था ही नहीं। राजस्थान में भी अगर पार्टी पावर में आता है, किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में इस तरह का होता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जरूरत रहता है लीडर का, जो स्टेटस के लिए हमेशा जो फ्रंट रैंक है इसको ही ये वाला सीनियर पोजीशन मिलता था। अच्छा, एक जिक्र मैं इस पे करना चाहूंगा, जो एडवर्टाइजमेंट में जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, 2 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आया है। थोड़ा बहुत तो अखबारों को भी सोचना चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। अखबार में फ्रंट पेज में इस तरह का जो फोटोज के साथ इस तरह का आ रहा है। एक दिन पहले वाला दिन में मैंने सोचा क्या एकदम बहुत सारे रेप हो गए, क्या इतना सारे रेप इलेक्शन टाइम में, क्या फेलियर है क्या पुलिस का? बाद में देखने के बाद पता चला ये तो सारे पुराने चीजें हैं, इकट्ठा करके दे दिया है, जो अखबार में मिस हो गया सेवा में, पब्लिक सेवा में एक पार्टी ने दिया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वही अखबार का सेकंड पेज में एक एनालिसिस है इस तरह का है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका अच्छा चल रहा है, किसका प्रॉब्लम में है, कौन सा वाला त्रिकोणी इसमें मुकाबला में फंसे हुआ है। मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ, ये भी एडवर्टाइजमेंट है क्या? ये भी एडवर्टाइजमेंट है क्या? थोड़ा बहुत जिम्मेदारी तो दिखाना चाहिए, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, एक थोड़ा हाईलाइट मैं ये बताना चाहूंगा इस बार के इलेक्शन के बारे में। बाकी लोगों का जो जिक्र हुआ है, लेकिन सोनिया जी ने इस बार इलेक्शन कैंपेन नहीं की, है ना, उनका तबीयत की वजह से होगा। अच्छा, लेकिन वो जयपुर में आके रही, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, है ना। वो दिल्ली का जो विषैली हवा से बचने के लिए जयपुर आके रही। अगेन इंटरेस्टिंग बात है, राजस्थान के लिए थोड़ा मैच्योरिटी की बात है ये। राजस्थान जो पब्लिक है मैच्योर है तो अभी फिल्म में इंटरेस्ट दिखाना कोई गलत बात नहीं है। कोई फिल्म स्टार नहीं आए यहाँ कैंपेन के लिए, हेमा मालिनी भी नहीं आई, है ना। इस तरह का एक कैंपेन रहा, मच अनलाइक इन द पास्ट। कोई कॉमेडियन नहीं आया, कोई फिल्म स्टार नहीं आया, एंटरटेनमेंट बहुत कम रहा, और इस बार का कैंपेन बहुत ज्यादा सीरियस रहा, है ना। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। मैडम 20 सेकंड के लिए बिल्कुल कैंपेन जो है वो सनी सेबेस्टियन जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हर बार चुनाव में कुछ इस तरह के लोगों को लाकर, सेलिब्रिटीज को लाकर भीड़ जुटाने की जो कोशिश होती है, इस बार भीड़ जुटाने का काम भी हमारे राजनेताओं ने किया। अलग अलग इलाकों में अलग अलग दलों के अलग अलग चेहरों ने ये काम किया, वो एक अलग मुद्दा है। जी भीमराज जी बोलिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा किसी का। मैं एक वो जवाब देना भूल गया था कि जो आज सीएम साहब ने जो आपने बोला कि ये बारी जो वाला जो बयान दिया जिसकी अपने चर्चा करें, मैडम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही था। वो बयान इसलिए दिया गया कि गुजरात के अंदर जब सीएम साहब यहाँ से जाते थे प्रचार के अंदर, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ये मारवाड़ी यहाँ करेंगे तो मैं, मारवाड़ी यहाँ रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। उसका ये पलटवार था। आज उन्होंने भी कहा कि ये बारी करेंगे तो फिर मैं क्या करूं, वो बात थी, वो मैं आपको बताना भूल गया था। और बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं
और एक इसके अंदर ऐड और करना चाहूंगा, यदि आप विपक्षी भूमिका में निभाने में असफल रहे तभी आप इन चीजों का सहारा ले। विपक्षी भूमिका तो किरोड़ी मीणा जी ने उठाई थी, उन्होंने निभाई थी, और भाजपा तो विपक्ष में भूमिका निभाने में असफल रही, उसका कोई ना, तब ये चीजें ला रहे हैं। चुनाव प्रचार जब थोड़ा चरम पर था तब किरोड़ी मीणा जी भी अपने स्ट्रगल में उलझ गए, वो एक बात। गोविंद छिपा जी देखिए, भीमराज जी ने बहुत अच्छा निबंध पढ़ा। ये निबंध थोड़ा सा आप लोकसभा चुनाव में पढ़ते तो थोड़ा सा ठीक लगता। इनके पूरे निबंध में 5 मिनट तक ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, इधर की उधर की, आजादी के आंदोलन से लेके और 2023 तक आ गए। लेकिन उन्होंने राजस्थान के अगर वाकई इन्होंने काम किया होता तो बात करते अपने जो इन्होंने जो ये वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं जो कभी न तो पूरे हुए हैं न पूरे हो सकते हैं। जनता को आप भाई साहब आज आपने जो है कितने कर्ज में डाल दिया है। आपने वादा किया था 19,000 किसानों की जमीन की कुर्की का मामला भी वो बोलते, अगर आप देखिए ये वो जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनका जवाब दे सकते हैं, जरूर देंगे वक्त आने पे। ये राजस्थान का चुनाव है भीमराज जी, आप बोल रहे थे निबंध वो पढ़ के आए, निबंध नहीं है, निबंध वो पढ़ के आए और मैडम ने सवाल कर लिया यहाँ का, तो आपके पास अपने राजस्थान की स्ट्रेटेजी को लेकर छिपा साहब कभी भी डाटा ले सकते हैं जो डाटा के साथ बोला गया है। नहीं, अब ये बोलेंगे नहीं देखिए अरे सर जी बोलिए ना, वरिष्ठ मुझे दिख रहे हैं, मैं आप बोले तो मैं सुनता रहा, अब आप मेरी बारी, आप सुने। अगर इनके पास वाकई मुद्दों में दम होता तो क्रमशः अपनी बात रखते, राजस्थान के मुद्दों की बात करते, फ्री बिजली की बात करते। अगर वाकई फ्री बिजली दी होती, जिन्होंने अपना उनके बिजली के बिल बढ़ के आने लग गए। आप महिला, आप मीना जी हमारी बहन है, देखिए भावनात्मक मुद्दे मत ये कीजिए, मीना जी सबकी बहन है, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो बूंदी में भीलवाड़ा में जो कांड हुए हैं, ओपन गोलियां लग रही है हमारी बेटियों की, तब आप बिल्किस बानो की तरह स्वागत नहीं किया किसी का, जेल में है। ये बातें भीमराज जी प्लीज बोलने दीजिए गोविंद जी को, और गोविंद जी अच्छा होगा विषय पे रहे हम। इनकी भावनाएं आतंकवादियों के लिए, इनकी कहते हैं मेरी माँ रात भर नहीं सोई, आतंकवादियों के लिए। और उसी में जो बाटला जो कांड हुआ था उसमें एक हमारा ऐसा ही भी मर गया था, उसके लिए आंसू नहीं आते इनके। इसलिए अब आप देखिए बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत है, लेकिन आप ये कि राजस्थान की राजनीति में जो राजस्थान का चुनाव हो रहा है, राजस्थान के मुद्दों पे हम बात करें तो अच्छा रहता। अब आपने ये इधर की तू इधर उधर की बात न कर, ये कारवां क्यों लुटा ये बता। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि तो आपने मैनिफेस्टो के अंदर, आपका भाजपा का मैनिफेस्टो में कल पढ़ रहा था, तो आपने बार बार सेंटर का जिक्र किया, तब मैंने आपको काउंटर सवाल किए हैं, और तब मैंने आपसे कहा कि मैनिफेस्टो में सेंटर का जिक्र करते हो, तो ये जो विषय जो मैंने उठाए वो सेंटर के, सेंटर में भाजपा की सरकार है, और इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपने विपक्ष में रहते हुए कोई विपक्ष के द्वारा आपका कोई आंदोलन हो, कोई विषय हो, कोई वो तो बताइए सर। आप इस चुनाव प्रचार में बात कर रहे हो तो राजस्थान की बात करोगे, सेंटर पे क्यों पहुंच जाते हो भाई? विपक्ष में, हम सेंटर में, हम विपक्ष में थोड़ी है, विपक्ष में तो क्या है? आपकी पार्टी फेलियर नहीं हुआ, तब मैं आपसे सवाल काउंटर सवाल कर रहा हूँ सर। वो सवालों का आपने जवाब नहीं दिया, आपने कह दिया आपने क्यों पूछे, मैं तो सवाल पूछा, आप जवाब दे दो उनका जो मैंने पूछे हैं। अरे कहो तो मैं आपके ये न्यूज़ 24 पे लेटर बना के भिजवा दूंगा, उनका लिखने में समय लगता है भीमराज जी, और अभी हमारे पास इतना समय है नहीं, उनको भी निबंध लिखना पड़ेगा, तो समय निबंध नहीं है मैडम, निबंध नहीं है, मैं मेल कर दूंगा, लेटर लिख दूंगा मैं आपके चैनल को, आप उनको भिजवा देना गोविंद जी को। जी बात ये है कि इस चुनाव में जवाब दे दूंगा भीमराज जी। गोविंद जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगदीश शर्मा जी, जवाब होता तो दे ही देते ना, इतनी देर थोड़ी लगती। कपिल राजगुरु जी पिछली बार बड़े नाराज हो गए थे कि हमें कम समय देते हैं, तो इसलिए पहले उनसे पूछती हूँ, फिर जगदीश जी। मैडम आज तो दिया ही नहीं। जितना सबको मिला है उतना ही आपको मिला है। अब आपने जवाब ही छोटा सा देके खत्म कर दिया अपनी बात, और आपको
आपको फिर इनसे कांग्रेस एक का सवाल मैं प्रवक्ता कर बता लेता दिया हूँ। गया। अभी ये कह रहे हैं दिल्ली की आपका विषैली हवा कांग्रेस पे सवाल कर लीजिए। सोनिया जी को जयपुर आना पड़ा शुद्ध हवा लेने के लिए, तो दिल्ली की विषैली हवा का जो सवाल इनसे कर लीजिए आप। देखो सुनो सुनो, एक बिल्कुल सेकंड में दिल्ली सबके लिए प्लीज दिल्ली की विषैली कपिल सर, हवा का कपिल सर, दिल्ली की विषैली हवा का जवाब मैं दे देता हूँ। एलजी साहब से कपिल सर कांटेक्ट प्लीज। कीजिए, नंबर नहीं है तो मैं दे देता हूँ एलजी साहब को। होम मिनिस्टर को कॉल कीजिए, दिल्ली होम मिनिस्टर और एलजी साहब चला रहे हैं। हमने जब तक चलाई साफ सुथरी चली। कपिल सर, मैं अच्छा, मैडम तो आप स्वीकार कर चुके। भीमराज जी, मैं आपके पास आती हूँ, प्लीज। नहीं, मैं प्लीज बोल देता हूँ, क्योंकि जो क्या करें, प्रदूषण का दो मामला है मंत्री वो जेल में सबके है, लिए खराब है। तीसरे मुख्यमंत्री जेल में जाने वाले हैं, बेचारे क्या करें। जिनके गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत कांड में फंसा जाए, तो वो उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है ना। जिनके अंदर से जो लोग ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम से बात करते हो, तो वो बात शोभा नहीं देती है ना उन भाजपाइयों को ये बात कहते हुए। तो बिल्कुल भी मैं कपिल माफी जी, चाहता हूं, लेकिन ये गलत चीज है। कपिल जी, तूने चोरी की इसलिए मैं भी चोरी करूंगा। तुम्हारे यहाँ चोर है तो हमारे यहाँ हो तो क्या दिक्कत है? ये तर्क राजनेताओं के और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के नहीं होने चाहिए, माफ कीजिएगा। बात ये है कि अगर आम आदमी पार्टी का जन्म जिस मकसद से हुआ था वो मकसद खत्म हो गया है, या वो मेंटेन नहीं कर पा रहे या चल नहीं पा रहे, क्योंकि राजनीतिक दलों का वैसे चलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, तो आप स्वीकार कीजिए कि राजनीति जो है वो हमारे आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। उसकी जो चुनौतियां हैं उसमें हम फंस गए हैं। आप ईडी देखिए मैम, हो, चाहे एजेंसी हो, वो किसी और को तो नहीं फंसा पा रही, वो आपको क्यों फंसा पा रही है? तो चाहे कितना ही दुरुपयोग किसी का भी कर ले, अगर कुछ होगा ही नहीं सामने, तो कितना दुरुपयोग कोई कर पाएगा? तो मुद्दा ये है ना कि आपके मंत्री जेल में है। मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री के जाने की तैयारी हो रही है, बातचीत हो रही है, जिस तरह की डिटेल्स आ रही है, जिस तरह की जानकारियां आ रही है। बहरहाल अभी हमारे चुनाव विषय ये नहीं है। विषय ये हमारे पास सिर्फ 8 मिनट मैम है। इस पर मैं बोल दूं एक मिनट के लिए जस्ट। बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, हमेशा एक ही बात कहूंगा कि जिन मनीष सिसोदिया जो जेल में है उनके खिलाफ चार्जशीट सप्लीमेंट्री फाइल करनी पड़ी, जिसको ये मेन एक्यूज कह रहे हैं। 10,000 करोड़ से जो बात शुरू हुई थी वो 15 लाख पे आके अटक गई, और अब पता नहीं कहां से 338 करोड़ का एक फूगा छोड़ा है, जिसका अगली हियरिंग में क्लियर हो जाएगा। एक चीज, जिस मनीष सिसोदिया का ये नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ एक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि भैया अगर एविडेंस नहीं दोगे तो हम फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जहां तक सत्येंद्र जैन साहब की बात है, सत्येंद्र जैन साहब के उस केस की बात करते हैं, उस केस में जेल है जिसमें वो पार्टी वो जिस कंपनी में थे वो कंपनी 2013 का केस बता रहे हैं, और जो 2012 में वो ऑलरेडी उस कंपनी को छोड़ चुके हैं। ठीक है। जहां तक संजय सिंह की बात है, संजय सिंह उसी ईडी ने गिरफ्तार किया जो ईडी लिख के माफीनामा लिखती है। तो मैडम ये तानाशाही है, ये जबरदस्ती है। अगर नियमों से चलते तो आज की तारीख में मर्डर करने वाला आदमी, जैसा भी मेरे कांग्रेस के साथी ने भी बताया कि जिसने बलात्कार किया हो, जिसने सरेआम लोगों को मारा हो, वो लोग छूट के आते हैं और बीजेपी वाले उनका स्वागत करते हैं। उस केस में हमारा एक व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, जिन्होंने पब्लिक के लिए काम किया, वो जेल में है आज। सिर्फ वजह यही है क्योंकि मोदी जी इनसे डरते हैं, क्योंकि हमारे पास में एजेंडा है और एजेंडे पे ये कभी बात नहीं करेंगे। जी जगदीश शर्मा जी, इन सब बातों के बीच में इस वक्त चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, इस पूरे चुनाव के कैंपेन को एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इस पूरे डिस्कशन में पिछले लगभग 53 मिनट में डिस्कस की, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए, कि ये चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। इस चुनाव में जिन मुद्दों को उठाया गया, जिन विषयों को रखा गया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के हमले किए गए, जिन नेताओं को लाया गया, इस पूरे प्रचार को जगदीश शर्मा जी, ये जो आज थम गया है, कैसे देखते हैं कि इसे 2023 के चुनाव में, इस चुनाव प्रचार कैंपेन की कौन सी बात जो है, जो लोगों के दिल में, लोगों के लिए, दरअसल लोगों के लिए, क्योंकि सारी बातें अखबारों की उठा के, जो चाहे भीमराज जी जिनका जिक्र करें या गोविंद जी जिक्र करें या फिर कपिल जी जिक्र करें, लोगों के लिए इस चुनाव प्रचार में, इस लोगों की सहभागिता के लिहाज से, लोगों का इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आप कहां देखते हैं? मीना जी, ऐसा है, मैं सारी बातें सुन नहीं सका क्योंकि मेरा नेट चले गया, लाइट ऑफ हो गई है पूरी कॉलोनी में, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव इस बार बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ये चुनाव नेक टू नेक फाइट जिसको बोल रहे हैं,
वो मैं 2 दिन पहले भी कह चुका हूँ कि नेक टू नेक फाइट नहीं है ये। इस फाइट में भारतीय जनता पार्टी अपनी राइवल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है और मुझे लगता है कि ये काफी आगे का मतलब ये है और इसीलिए अशोक जी को आज जो है इमोशनल कार्ड खेलना पड़ा। कोई बात नहीं, लीडर है। हर जैसा कि दूसरे लोगों ने कहा है कि भाई वो योद्धा हैं और योद्धा अंतिम समय तक लड़ता है, जिसमें आपके अनुसार इमोशनल कार्ड भी चलता है। ये भी एक बात चलती है कि इमोशनल कार्ड खेलकर भी अपने मतदाताओं को संबोधित किया जा सकता है। तो लेकिन ये ओवरऑल अपन 1-1.5 महीने की पूरी एक्टिविटी देखें तो राजस्थान में इलेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है। सारे नेता आए, सभी दलों के आए। अभी कल मैं पढ़ रहा था केजरीवाल जी भी आकर गए हैं अभी, हालांकि पता नहीं चला यहाँ कोई 2-4 गारंटी तो नहीं दे गए वो भी, क्योंकि वो भी गारंटियों के ही आदमी है। कांग्रेस और बीजेपी तो गारंटी दे ही रही है, लेकिन सबसे पहले केजरीवाल जी ने गारंटी शुरू की और पता नहीं वो गारंटी जो है क्या देके गए हैं। कुछ हाईलाइट मैंने ऐसा अखबारों में देखा नहीं। छोटी सी एक अखबार देखी थी, खबर देखी थी अखबार में कि वो आए थे और यहाँ कुछ भाषण दे गए हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों को लताड़ के गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतने हाइप पर जाकर स्टेटमेंट हुए, लोगों के जो है भाषण हुए, चुनाव की सभाओं में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सारे नेता लगे जुटे और फिर भी जैसा कि सनी जी कह रहे थे कि कोई वॉयलेंस नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, किसी ज्यादा हुई होगी थोड़ी बहुत ईस्टर्न पार्ट में, अपने दौसा करौली सेक्टर में कुछ जगह पर हुए हैं विवाद, लेकिन वो ऐसे नहीं हुए कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज किसी को जाना पड़ा हो या पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए कोई थ्रेट खड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ये चुनाव जो है वो याद रखा जाएगा इसलिए भी कि यहाँ एक तरफ प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं चुनाव, एक तरफ चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में लड़ाई बताई जा रही है और वो खुद भी दोनों नेता भी घोषित कर रहे हैं। भले ही ये मालूम है कि भाई प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ आकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, जो भी करें वो, और कह चुके हैं वो कि हम कमल के फूल को आगे से सारी जगह पर अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हम इंडिविजुअल को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए अपने आप को खड़ा किया कि अपनी पार्टी के फूल पर वो वोट डलवाना चाहते हैं। और जो चीजें राजस्थान में नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि रोड शो, पहले रोड शो छोटा मोटा होता था एक कॉलोनी में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो गाड़ियां वाड़ियां लेकर निकल जाता था। मेरे मोहल्ले में भी यहाँ आदर्श नगर और राजा पार्क में आज कई रोड शो निकले, एक नहीं कई, क्योंकि यहाँ 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के कॉर्नर्स पड़ते हैं, तो रोड शो भी हुए। ऐसा रोड शो भी हुआ है तो अशोक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मशहूर है, गुजरात में भी किए उन्होंने, कर्नाटक में भी किए और कई जगह पर वो ऐसे रोड शो पर उनको आनंद आता है, शायद पब्लिक के बीच में फूल बरसाते हुए अपने घूमे इस बात के लिए। तो ये सारी चीजें इस बार के चुनाव की खूबियां थी और अच्छे से चुनाव लड़ा गया है। बहुत सारे मिनिस्टरों के और विधायकों के टिकट कटे भी हैं, बहुत सारे नए मिले हैं, ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जो पिछले बार के विद्रोही थे, निर्दलीय जीत गए, उन लोगों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि विद्रोही होकर लड़िए, आप जीत गए तो हम आपको वापस ले लेंगे और हार गए तो आप अपनी जगह पर जाइएगा। तो ये चुनाव की सारी हाईलाइट्स हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों ने खूब अच्छे से चुनाव लड़ा है जो इनकी क्षमता हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पंप एंड शो के लिए बहुत मशहूर है पहले से, और कांग्रेस पार्टी सीरियस तरीके से अपना कैंपेन चलाती है, वो दोनों ने उसी ढंग से चलाया। सनी सेबेस्टियन जी, आखिरी सवाल आपसे कि भीमराज जी आपका, अच्छा मैं आऊंगी आपके पास, आपने बहुत कष्ट उठाया है, आपकी 3 लोकेशन बदली है, पहले गाड़ी में, फिर आप अंदर गए, फिर आप बाहर आए, तो मैं आपके पास आऊंगी। मैं जयपुर से बाहर हूँ। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, तो इस आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। आप पहले बोलिए, फिर मैं सनी जी के पास जाऊंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जगदीश जी, आज भाजपा का शर्मा जी भाजपा का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, भाजपा मजबूत हो रही है, कांग्रेस ये कर रही है, यही मेरा कहना कि क्या ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं जगदीश जी। गलत नहीं, आप अपने आपका प्रचार करो। नहीं, मैं मेरा प्रचार की नहीं, मैं कांग्रेस की नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि भाजपा आगे निकल गई है, वो तो बात पहले बोल चुका हूँ।
कांग्रेस का जब प्रचार जब 3 ये तारीख तो को आपके नतीजे नेता भी आएंगे, कह रहे हैं भीमराज जी, भीमराज ये तो जी, अर्जुन जी पहले ही आपके कह गए। मंत्री और कहते हैं। मंत्री नहीं भीमराज कहते, जी, ये जब 3 तो तारीख को नतीजे बीजेपी की आएंगे जमीन ना, खिसक रही है, इसलिए यहाँ कोई नहीं, नेता मिला नहीं, तब आप मोदी जी को लेके आए। आपके मंत्री कहते भीमराज हैं जी कि सुनिए, स्कॉर्पियो में सिमट भीमराज जी जाएंगे। सुनिए, राहुल गांधी कोई जी नहीं कहते हैं कहता, राजस्थान में हम नहीं आने वाले हैं। भीमराज 3 जी, तारीख को गोविंद जी, प्लीज आप दोनों सुनिए। यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार आते हैं वो अपने अनुभव से और लोगों के फीडबैक से जो अपने विचार रखते हैं वो उनके जगदीश जी व्यक्तिगत हमारे विचार सीनियर है। हैं। आप पर नहीं, लेकिन आपको उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है और ना ही ये उचित है। ये जब 3 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे ना भीमराज जी, उस दिन ये चर्चा होगी कि किसने सटीक विश्लेषण किया था। उस दिन अगर जगदीश जी सही साबित होते हैं तो जगदीश जी खुलकर बोलेंगे जब हम चर्चा कर रहे होंगे कि देखिए मैंने आपको बताया था। उस दिन वो नहीं बोल पाएंगे जो ये कह रहे हैं कि बड़ी कड़ी फाइट है, जो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। जो स्पष्ट बता पा रहे हैं उनकी उस दिन चर्चा होगी कि भाई मैंने ये कहा था। तो उस दिन जगदीश जी से बात करेंगे अगर बीजेपी को मिलता है। उस दिन बाकी लोगों से बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस के लिए खुलकर बोला है कि उनको मिल रहा है। राजीव जी और सन्नी जी बता रहे हैं कि बहुत क्लियर कड़ी फाइट है। उन्होंने स्पष्टता से बात नहीं कही यहाँ पे कि क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई बहुत जबरदस्त इस वक्त टक्कर है। लेकिन आज जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो चुनाव के आखिरी प्रचार के दिन, मतदान के समय अपना विश्लेषण भी बताते हैं कि उनको क्या दिख रहा है। उनको उनका ये दिख रहा है एक्सपीरियंस होता है। हाँ, उनको ये दिख रहा है कि यहाँ बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। आज ये कहने का वक्त जरूर है जो पैनी नजर रखते हैं उनके लिए कि सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त नजर कौन आ रहा है। सनी जी, आपको कौन नजर आ रहा है? कौन बोल रहे हैं? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। एक बार गोविंद भी है ना अभी उस पे। मैं इस तरह का कोई कमिटमेंट अभी नहीं करूंगा, काफी रिस्की है और हमारा काम भी नहीं है ये प्रेडिक्शंस, है ना। लेकिन 3 कॉन्टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये फीलिंग भी है बड़ा खाना असेंबली तो नहीं आएगा, ये फीलिंग भी है क्योंकि इंडिपेंडेंस और स्मॉलर पार्टीज को भी काफी सीट्स मिलेंगे, मोर देन ए डजन, ये मेरा फीलिंग। राजीव तिवारी जी, आपका क्या विश्लेषण कहता है? ऑडियो ऑन करिए सर, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। राजीव तिवारी जी को हम सुन नहीं पा रहे ठीक से। वो जब तक जुड़ते हैं हम इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक क्योंकि चुनाव के बाद इस बात की चर्चा जरूर होती है, खास करके पत्रकार बिरादरी में, कि हमने क्या, हमारा विश्लेषण था, हमारा विश्लेषण क्या कह रहा था। जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, भीमराज जी माफ कीजिएगा, और मैं तो आप जानते हैं, गोविंद जी भी जानते हैं, मैं तो उन कुछ लोगों में से हूँ। जी राजीव तिवारी जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं आप ये अपनी कह बात रहा हूँ पूरी कि कीजिए मैडम। अभी चुनाव आयोग भी, सुनते हैं। हाँ, चुनाव आयोग भी अभी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि कोई प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि देखिए आपके एग्जिट पोल और ये सारी चीज 30 तारीख तक रुकी हुई है। तो अभी हम कोई भी मतदान से पहले कोई बात कहते हैं तो हम किसी की मदद करते हैं। अब मैडम मैं सही हूँ ना, तो मैंने इस कहा चीज से अभी बचना चाहिए। अभी हाँ ठीक है, क्लोज कॉन्टेस्ट है, और देखिए 3 तारीख को क्या आता है। और हम 30 तारीख को आपसे अगर चर्चा में आपने बुलाया तो हम ये बात बताएंगे कि आज क्या स्थिति 25 तारीख को रही, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी हम किसी का भी फेवर करके और बोलना ये संवैधानिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी सही नहीं है। मैडम यही बात मैं कहना चाह रहा था। अगले सप्ताह थर्सडे को है, आज थर्सडे है, 30 तारीख के लिए आप सभी अभी से 6 बजे के लिए अपना समय लॉक कर लीजिए, ताकि हम इस बात पर चर्चा जरूर करें। जगदीश जी बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी मैडम एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अभी भीमराज जी ने और राजीव जी ने दोनों ने जिक्र किया है कि ये संवैधानिक और कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कहता हूँ कानून और संविधान दोनों इस बात के लिए नहीं रोकता कि आप अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को नहीं कहें कि वो जब सिर्फ आप राजनेताओं के लिए है, वो सिर्फ राजनेताओं के लिए कि मोदी जी कह सकते हैं कि 150 नहीं अशोक जी कह सकते हैं 156 मिलेगी।
अब देखो लेकिन मैडम, पब्लिक कानूनी कानून पे तौर पर और संवैधानिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं नहीं रोका है। इलेक्शन रोका है कमीशन मैडम, केवल एग्जिट पोल इलेक्शन के लिए कमीशन कहा ने है। इसीलिए आप देखिए कि रोक जितने लगाता भी है। एग्जिट पोल के लिए पोल कहा हैं, है, उन पे इलेक्शन रोक कमीशन लगी की है। गाइडलाइन पढ़ लीजिए आप। हाँ, लेकिन डिस्कशन में आप कुछ बोले, ये इसके लिए कहीं रोक नहीं है। एग्जिट पोल के लिए मना किया है, हाँ, लेकिन तो एग्जिट, डिस्कशन ये में आप एक बात तरीके करना का चाहें एग्जिट तो पोल हो कर जाता सकते है। हैं। ये एक नहीं, तरीके का पोल एग्जिट करना पोल हो होगा, जाता है। वो तो आप कर लीजिए, उसको कौन रोक रहा है आप तो, लेकिन सवाल ये है कि इसका कानूनी और वैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं है अरे कि आप मीना जी, आप बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रही थी? आपकी बात अधूरी रह गई थी। नहीं, मैं भी 30 तारीख को बोलूंगी अब, अरे क्योंकि प्लीज बताओ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे विचारों से प्रभावित हो। लोकतंत्र में हमने पिछले 4 महीने में जो डिस्कशन किया है, उसमें मेरे विचारों से लोगों को लगता है कि कहीं कोई क्या उनको अपनी मैं ओपिनियन बनानी चाहिए। एक शायर सुना देता हूँ फिर आपको। जी, सुनाइए, सुनाइए। आप वो काम करना चाहती है क्या? परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मुझे लग क्या रहा है आप बात, वही कहा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया भीमराज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर बोल रही थी कि मैं तो उन कुछ लोगों में हूँ, जो बड़े बदनाम हैं कि आप न इस पक्ष में न उस पक्ष में, और हम उसी आप बदनामी से ज़िंदा है। सो नहीं, हमने सो आपकी खामोशी पे शायर बोला है। जी, जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया भीमराज जी, और आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन 30 तारीख को हम सब ज़रूर मिलेंगे। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।